नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अजय सिंह जाखड़, फाउंडर एग्रीमेंटर्स। आज आपके साथ एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे जो कि आज पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। 2021 के बाद फिर से किसान सड़कों पर हैं, फिर से आंदोलनरत है। क्या ये किसान वाकई में जो मांगे कर रहे हैं वो जायज हैं या नहीं? पूरा सेशन देखिएगा, खुद डिसाइड करिएगा क्या वाकई में मांगे जायज हैं या नहीं। अगर हम बात करें तो इस आंदोलन में केवल और केवल पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के ही फार्मर क्यों इंक्लूड हैं? क्यों बाकी पूरे देश के अंदर बिहार से या एमपी से या आपका महाराष्ट्र से, तेलंगाना से क्यों बाकी फार्मर नहीं आ रहे हैं? क्या कारण है इसका? क्या केवल इन्हीं किसानों को ज्यादा प्राइस की पड़ी हुई है? क्या यही किसान है जो कि केवल भूखे मर रहे हैं? पूरे देश में कोई समस्या नहीं है क्या? तो देखिए, आज इन सब बातों का पूरा खुलासा आपके साथ किया जाएगा कि क्या कारण है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि कैसे इसकी स्टार्ट होती है, ये सब आपका शुरुआत होती है और आज जो है यहां तक पहुंच जाता है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा आपका एमएसपी है ना, इसी के बारे में सबसे बड़ी बातें होती है। क्या है ये एमएसपी? क्यों इसके बारे में सारी चर्चा चलती रहती है? कहां से स्टार्ट हुआ था, क्यों दिया गया था और क्यों आज किसान इस पर अड़े हुए हैं कि हमें और चाहिए ये? तो आज बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1947 यानी कि जब भारत आजाद होता है, उससे पहले कुछ गंभीर समस्याएं जो देश में हुआ करती थी, उनमें किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी उस समय के जो अंग्रेज थे उनकी शोषणकारी नीतियां। उसकी वजह से लगातार किसान आंदोलनरत रहते थे, या फिर जो उच्च कर व्यवस्था होती थी, उनके ऊपर बड़े बड़े टैक्स लगा दिए जाते थे, उनकी फसलों को छीन लिया जाता था, उनकी जमीनों को छीन लिया जाता था, बड़े बड़े रसूखदारों को सौंप दिया जाता था। और इस वजह से आंदोलन क्या करते थे? किसान करते थे। और उसके अंदर उस समय के जो नेता हुआ करते थे, उनका सबसे बड़ा जमावड़ा जो हुआ करता था वो किसान नेताओं के बीच में हुआ करता था। लेकिन जैसे ही भारत आजाद होता है 1947 में, तो पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्याएं दो थी। एक तो पूरा देश जो था वो कहीं ना कहीं भूखमरी के आगोश में था, क्योंकि यहां से सब कुछ अंग्रेज लूट कर ले गए थे और देश के अंदर उतने सोर्स नहीं थे और जनता लगातार बढ़ती चली जा रही थी। तो उनको खाने के लिए क्या दिया जाए, मोल न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी समस्या थी। तो क्या होता था कि हमें आपका फूड की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए यूएसए जैसी कंट्री के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे देश के अंदर फूड आता जा रहा था, हमारे देश के ऊपर कर्जा भी बढ़ता चला जा रहा था। और जैसे जैसे देश के ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा था, देश के नेताओं को उस समय चिंता हुई कि भाई अगर हमने इस प्रकार से ही आपका देश के अंदर फूड को लेके आते रहे और इंपोर्ट को इंक्रीज करते रहे तो देश अगेन यानी कि दोबारा से गुलाम हो जाएगा। तो इसलिए अभी सोचने की आवश्यकता थी। तो इसके ऊपर बहुत सारे जब शोधकर्ताओं ने रिसर्च की, आपके रिसर्चर्स ने रिसर्च की, तो पता चला कि आपका जो व्हीट और राइस है, इन दोनों क्रॉप्स को ग्रो करवाया जा सकता है एक कम हाइट के प्लांट के साथ और ज्यादा प्रोडक्शन। तो 1960 में जब ये रिसर्च यूएसए में हुई, तो उसके बाद 1960 के अंदर आपका एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा भारत में भी वो सीड जो है वो लाया गया। और देश के अंदर जब इस सीड को पाया गया कि हां बहुत अच्छे से ग्रो करवाया जा सकता है और इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त जमीन जो है वो हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के एरिया में है, तो यहां पर उस पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए किसानों को मनाया जाने लगा। क्योंकि किसान उससे पहले आपकी तिलहन और जो दलहन की फसलें थी, यानी कि जो पल्सेस और ऑयल सीड क्रॉप थी, उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, उन्हीं को ग्रो करवा रहे थे। तो अब किसानों को मनाना स्टार्ट किया नेताओं ने, और नेताओं ने उस समय एक आश्वासन दिया। उस समय उन्होंने एक नई, जो आपका यूं कह सकते हो कि गोली कह सकते हो, या फिर यूं कह सकते हो कि किसानों को एक नया चकमा दिया गया, एक किसानों को नया लॉलीपॉप दिया गया, और उसका नाम था एमएसपी। ये वही लॉलीपॉप है जो कि उस समय से आज तक भी दिया जा रहा है, और इसकी वजह से ही किसान आंदोलनरत है। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एमएसपी की बात हो रही है ये क्या है। तो यहां पर किसानों की मांगों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपका उस समय दिया गया था, तो देखो क्या हुआ कि सबसे पहले आपका व्हीट के ऊपर, गेहूं के ऊपर एमएसपी दिया गया। उस समय किसानों को बोला गया कि आप गेहूं की फसल को ग्रो करवाइए, क्योंकि रीजन क्या था, पूरा देश भुखमरी से मर रहा था, जूझ रहा था। और उसी समय किसानों की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। किसके थ्रू? एफसीआई के थ्रू, आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
तो यहां पर आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, आज भी आप लोग जानते हो कि 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनको आपका अनाज दिया जाता है। यह अनाज आता कहां से है, तो यह अनाज आता है आपका जो किसान उगाते हैं उसको गवर्नमेंट परचेज करती है थ्रू एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है यही इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, बाकी जो गरीब लोग हैं उनको बांटता है। तो यहां पर क्या है कि एमएसपी उस समय यह दिया गया था यानी कि मिनिमम स्पॉट प्राइस, और इस मिनिमम स्पॉट प्राइस में बोला गया कि आप अगर फसल ग्रो करोगे तो इतना तो कम से कम समर्थन मूल्य आपको दिया ही जाएगा। और ये जो समर्थन मूल्य है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जब सबसे पहले दिया गया तो धीरे धीरे इसका जो है अपने अनुसार किसानों ने, आपके जो नेता थे, नेताओं ने अपने फायदे के लिए इसको लगातार बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, और आज जो है उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप हमारे सामने है। इसके कुछ फायदे भी हुए, इसके नुकसान भी हुए, लेकिन क्या हुआ एक्चुअल में तो इसको समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार मैं किसानों की मांगों के ऊपर जो है नजर डालता हूं क्या है। तो सबसे पहली मांग है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। दूसरा है डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, यानी कि जो एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी एमएसपी के लिए उसके हिसाब से, तो एमएसपी की खरीद, लेकिन किस एमएसपी, जो आपका एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा रिकमेंड किया गया है। उसके बाद किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, कि किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा से लागू होना चाहिए। लखीमपुरी खीरी कांड के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, जो कि आपका आंदोलन के अंदर जो है किसान जो थे उनके ऊपर आपका गाड़ी चढ़ा दी गई थी, तो उस समय जो उनकी डेथ हो गई थी, तो डेफिनेटली ये तो मिलना चाहिए, तो उनका हक है। मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगनी चाहिए, यानी कि जो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो आपका उसके अंदर ट्रेड के अंदर हम लोग इंक्लूड हैं, तो उससे हमें मुक्त करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आपका है कि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 जो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार से संशोधन विधेयक आया था, उसी को यहां पर 2020 को रद्द करना चाहिए। उस समय जब ये आपका आंदोलन हुआ था तो गवर्नमेंट ने बोला भी था, मोदी जी ने प्रॉमिस किया था, वायदा किया था कि हम जो है इसको प्रोवाइड नहीं, इसको नहीं लागू करेंगे, लेकिन ये फिर भी लागू कर दिया गया। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम मिलना चाहिए और 700 रुपए की दिहाड़ी मिलनी चाहिए। और किसान जो आंदोलन में मर गए थे 2021 के अंदर जब आंदोलन हुआ था, तो जो आपके किसान जिनकी डेथ हो गई थी, जो शहीद हो गए थे, उन किसानों को यहां पर क्या मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। और जो नकली बीज है, कीटनाशक दवाएं मिलती हैं, या खाद कंपनी की जो दवाएं वो नकली खाद बेचती हैं, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो गलत बात नहीं है बिल्कुल भी। मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन होना चाहिए, और इसके साथ में संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की जो लूट हो रही है वो आपकी बंद होनी चाहिए। तो यहां पर बहुत सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा जो किसान है, फार्मर है, उसको आपका पॉल्यूशन जो एक्ट है उसमें से बाहर करना चाहिए। ये आपके किसानों की अहम मांगे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो मांग है वो आपकी ये है एमएसपी, और वो भी किसके ऊपर, डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर होने मिलना चाहिए। तो देखिए साथियों, यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि क्या ये एमएसपी जायज है। तो देखो यार, आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब जब आपकी गवर्नमेंट आई है, यहां पर कोई मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, यहां मैं कोई कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, यहां मैं कोई आम आदमी की पार्टी की बात नहीं करूंगा। देखो, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो 70 साल तक गवर्नमेंट आपकी कांग्रेस की थी। 2011 के अंदर मोदी जी ने ही क्या किया था, आपका एक एमएसपी के ऊपर पूरा का पूरा रिपोर्ट लेकर गए थे कि भाई इसको लागू करना चाहिए ताकि किसानों का भला हो सके। मतलब जब तक देश में मोदी जी का शासन नहीं था तो मोदी जी उसी एमएसपी की क्या कर रहे थे, तरफदारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 2014 के बाद आपका बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो उसके बाद लगातार इसकी डिमांड उठाई गई। लेकिन याद होगा, किसानों के बीच में जब जब मोदी जी गए थे उस समय उन्होंने बोला था कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम दूसरे ही दिन एमएसपी को क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। लेकिन जैसा कांग्रेस ने किया, अब उन्हीं को हटाकर हम लोग बीजेपी को लेकर आए, तो उन्होंने भी सेम ही हमारे साथ ये किया। क्या ये सही है या गलत है, एक बार फिर बाद में देखेंगे। उसके बाद आपका आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी भी लगातार आपका पंजाब में गवर्नमेंट बनाने से पहले, पंजाब में सरकार बनाने से पहले लगातार बोल रहे थे कि हमें आप सरकार लेकर आइए, हम पूरे देश का तो ठेका नहीं लेंगे, लेकिन पंजाब के अंदर हम लोग क्या देंगे, एमएसपी देंगे सभी क्रॉप के ऊपर। लेकिन उन्होंने भी वो सेम
ही किसानों के साथ धोखा किया और ये चीज भी वहां पर चल रही है। अब हम आते हैं वापस, तो ये देखो एमएसपी क्या है, पहले तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो आपका क्या है, तो इसको हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं और ये मिनिमम प्राइस की गारंटी देता है किसको, किसानों को, कि आपको आपके जो फूड ग्रेन है उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी दी जाती है कि कम से कम इस मूल्य पर तो परचेज किया ही जाएगा। देखिए जैसे आप कोई मार्केट में परचेज करने जाते हो किसी प्रोडक्ट को, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और कई बार आपने देखा होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस में आपका लिखा होता है 200 रुपए, और आपको वो पर्सन जो है उसको दे देता है अप्रोक्सीमेटली, कई बार तो 50 रुपए में दे देता है, कई बार वो आपका 40 रुपए में भी दे देता है, और इवन दो 30 रुपए में भी दे देता है। खासकर मैं दवाओं के ऊपर आपको बताऊंगा कि उनके ऊपर इतना बड़ा बड़ा रेट लिखा होता है, 200 लिखा होता है और वो मिल जाती है आपको इतने में। तो सोच के देखिए कि वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस लगाते हैं और उसमें अगर कोई बेचने वाला कितना बड़ा प्रॉफिट या कितना बड़ा मुनाफा कमा सकता है। लेकिन किसान तो अपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं, यानी कि कम से कम मूल्य दे दो, हमें तो मैक्सिमम चाहिए ही नहीं। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज है, तो इसके बारे में बाद में बात करें कि ये वाकई में सही है या गलत है ना, इसके ऊपर भी देखते हैं। देखो नेक्स्ट यहां पर क्या है कि इसके लिए जब आपका एमएसपी स्टार्ट हुआ था तो 1965 के अंदर ये आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस नाम का एक जो है कमीशन बनाया गया था, एक आयोग गठन किया गया था 1965 में, और इसकी रिकमेंडेशन के बिहाफ पर ही कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है क्या करता है, आपका देश के अंदर आज यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी अनाउंस करती है। तो देश के अंदर जो एमएसपी अनाउंस किया जाता है वो टोटल आपकी कितनी क्रॉप के लिए है, तो बताना चाहूंगा कि यहां पर टोटल आपकी 23 फसलों के लिए, जिसमें आपका जो है अगर हम बात करें तो 7 सीरियल यानी कि 7 जो है वो खाद्य फसलें हैं, जिसमें आपका पैडी यानी कि धान, गेहूं, मेज, मक्का, बाजरा, ज्वार और रागी और बार्ले यानी कि जौ जैसी फसलें हैं। 5 पल्सेस है जिसमें चना, तुर यानी कि अरहर, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, ये इसमें शामिल है। इसके साथ इसमें 7 आपकी क्या है, तिलहन की फसलें हैं, इसमें सरसों है आपकी, इसमें आपका मूंगफली है, इसमें सोयाबीन है, इसमें सनफ्लावर है, इसमें आपका सिसमम यानी कि तिल की फसल है, सैफ फ्लावर है और नाइजर सीड है। और इसी के साथ 4 आपकी कमर्शियल फसलें हैं जिसमें शुगरकेन यानी कि गन्ना है, कॉटन है और आपका कोपरा यानी कि जो है आपका कोकोनट है, और इसके साथ में आपकी रोजवुड है। शुगरकेन की बात करें तो इसके ऊपर आपका एफआरपी दिया जाता है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, ठीक है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इन सभी फसलों के ऊपर आपका गवर्नमेंट की तरफ से एमएसपी दिया जाता है, एमएसपी दिए जाने का प्रावधान है। तो क्या यह वाकई में एमएसपी किसानों को मिलता है? जो आपका गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं कि हमने इस साल इतना एमएसपी बढ़ा दिया, क्या वो वाकई में किसानों को एमएसपी मिलता है या नहीं मिलता? तो हम जानेंगे इस बात को भी, लेकिन अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आपका जो एमएसपी है, मैंने बताया कि 7 सीरियल्स आपके जो हैं 5 पल्सेस इनके ऊपर दिया जाता है। तो ये जो एमएसपी है इसका अप्रोक्सीमेटली 1.5 जो टोटल एमएसपी डिसाइड होता है उसका 1.5 एक्चुअल में जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसका होता है, ठीक है। यूं कह सकते हो कि आपका जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आई फार्मर की, उसके ऊपर 1.5 जो अमाउंट होगा वो क्या होता है, एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। तो यहां पर क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो कि किसानों के उत्पादन लागत को कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है, ठीक है। अब देखो इसको यहां पर मैनेज करने के 3 फॉर्मूले हैं, एक प्रकार से 3 जो है यहां पर आपकी 3 प्रकार की प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। ये आपकी 3 प्रकार की प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक तो A2 मेथड, एक आपका A2 प्लस FL मेथड और एक आपका C2 मेथड। तो देखो आपका अभी प्रेजेंट टाइम में जो दिया जाता है, शुरुआत में जो की गई थी वो आपकी A2 मेथड से की गई थी, और अभी जो दिया जाता है वो आपका A2 प्लस FL मेथड है। देखो जो आपका A2 मेथड होता है इसमें जो आपकी इनपुट कॉस्ट होती है, यानी कि जो आपकी बेसिक इकाई है, जिसकी अगर हम बात करें तो आपका बीज, उर्वरक, कीटनाशक और आपका श्रम और पट्टे के ऊपर यानी कि जो लेबर है, और प्लस में आपका अगर किसी ने जमीन रेंट पर ली हुई है, ठेके पे ली हुई है, तो उस जमीन का रेंट और आपका ईंधन यानी कि उसके अंदर डीजल की कॉस्ट या फिर आपका सिंचाई यानी कि इरिगेशन की कॉस्ट, ये सब उसमें कॉस्ट शामिल रहती है, और उसके ऊपर क्या आपका 1.5 टाइम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए इनपुट कॉस्ट लगी तो आपका 150 रुपीज क्या हो जाएगा, एमएसपी हो जाएगा। और उसी प्रकार से A2 प्लस FL मेथड, जिस मेथड को अभी रिसेंटली फॉलो किया जाता है, तो अभी जो है A2 प्लस FL मेथड को फॉलो किया जाता है, इसमें क्या होता है
कि जो आपका इनपुट कॉस्ट था, यानी कि ये सारी चीजें तो इंक्लूड रहेंगी रहेंगी, प्लस इसमें एक चीज और ऐड कर दी गई, जो आपका किसान की पारिवारिक श्रम था वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया, वो भी इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो आपकी टोटल इनपुट कॉस्ट होती है वो आपकी A2 के अंदर इंक्लूड रहती है। इसमें आपका सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हायर्ड लेबर या लैंड लीज पे किया लिया गया है, फ्यूल की कॉस्ट या इरिगेशन कॉस्ट इंक्लूड रहती है। और अगर हम बात करेंगे A2+FL मेथड, तो इसमें आपका इनपुट कॉस्ट यानी कि जो किसान की लागत है उसके साथ साथ जो किसान का श्रम है, उसके परिवार की मेहनत है, उसके परिवार की जो कॉस्ट है एक प्रकार से काम करने की, वो भी उसमें इंक्लूड कर दी गई। और ये था आपका A2+FL मेथड। और आज जो किसान को MSP मिलता है वो इस दर के ऊपर मिलता है, इस मेथड के ऊपर मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें तो आपका जो MS स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट है वो इस मेथड को क्या करती है, आपका जो है लागू करने की सिफारिश करती है। तो MS स्वामीनाथन, जिनको अभी प्रेजेंट टाइम में भारत रत्न से नवाज दिया गया है, तो उनकी मांग थी ये आपका मेथड, और उन्होंने बोला कि किसान को जो A2+FL मेथड है ये तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस में उन्होंने क्या बोला कि किसान की जो स्वामित्व वाली भूमि है, चाहे उसमें चल संपत्ति जो आपकी है और उस अचल संपत्ति के किराए की और ब्याज की दर को भी उसमें क्या किया जाए, शामिल किया जाए। यानी कि एक तो किसान की जो जमीन है उसकी कॉस्ट और उसका जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है वो भी फार्मर को इंक्लूड करके फिर किसानों को क्या मिलना चाहिए, आपका जो है MSP मिलना चाहिए, क्योंकि इसी से किसानों की आमदनी दुगनी हो सकती है। जैसे बाकी बिजनेसमैन करते हैं, वो अपने रेंट की कॉस्ट को निकालते हैं फिर आपका जो है अपने इनकम को शो करते हैं, उसी प्रकार से जो आपका स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने रिकमेंड किया कि पहले उनकी जो है जो आपका लैंड का रेंट है और जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी उसमें इंक्लूड किया जाए और उसके बाद में क्या दिया जाना चाहिए, आपका MSP दिया जाना चाहिए। तो ये आपका यहां पर जो है एक आपका मेथड है जिसको रिकमेंड किया जाता है और किसान इसी की क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो क्या ये मांग जायज है? अब हम इस बात के ऊपर आते हैं। तो देखो क्या होता है कि आपका यहां पर प्राइस को देखिएगा जरा, आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो प्राइस है ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। जैसे गेहूं के ऊपर आपका जो है आपका अलग अलग साल है यहां पर, ठीक है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है वो भी यहां पर। तो देखो 2024-25 की बात हो रही है, ठीक है, तो 2024-25 में अभी रिसेंटली ये आपका प्राइस दिया जा रहा है, यानी कि 2275 रुपए। पिछले साल कितना था आपका, 2125 रुपए, और इंक्रीज कितना हुआ ये आपका 7.06%। उसी प्रकार से अलग अलग आपकी जो क्रॉप है उनके अंदर ये आपका प्राइस का इंक्रीमेंट दिखाया गया है कि हर साल कितना हुआ है। ये आपका लास्ट वाला जो यहां पर दिया गया है वो 2025 का है, ठीक है। तो अब इस बात में क्या वाकई में किसानों को इतना प्राइस मिलता है? तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में किसानों को जो ये प्राइस यहां पर दिखाया जाता है, जो ये प्राइस यहां पर बताया जाता है, तो ये प्राइस केवल और केवल 2 फसलों के लिए मिलता है। देखो यार ध्यान से सुनना कि आज जो है क्या वाकई में ये किसानों को MSP, तो देखो आज देश के अंदर आपका 94% जो फार्मर हैं उनको तो MSP मिलता ही नहीं है। पहली बात तो ये है, केवल 6% फार्मर हैं जिनको MSP मिलता है, ठीक है। और वही MSP केवल और केवल कहां पर मिलता है, आपका पंजाब, हरियाणा और आपका कुछ वेस्टर्न यूपी का पार्ट, ठीक है, और जो है यहां पर ही आपका क्या दिया जाता है, ये MSP दिया जाता है। बाकी और पूरे देश के अंदर MSP के ऊपर फसलों की खरीद बहुत ही कम होती है, या यूं कह सकते हो ना के बराबर होती है। बाकी किसानों को अपनी फसल MSP से भी कम दाम पर बेचनी पड़ती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और यहां पर अगर हम बात करें तो 94 यानी कि 94% फार्मर देश के MSP से कम दाम पर फसल बेचते हैं। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। और अब यहां पर यह भी समझकर चलना कि जो है केवल और केवल 2 फसलें, यानी कि केवल और केवल आपका वीट और अगर हम बात करें तो यहां पर राइस, ये 2 फसल ही हैं जो कि पूर्णतः इन पंजाब और हरियाणा में भी केवल 2 फसलों के ऊपर ही क्या दिया जाता है, MSP दिया जाता है। बाकी जो यहां पर 23 फसलें बताई गई है उनके ऊपर कभी भी पूरा MSP किसानों को नहीं दिया जाता। एक्चुअल प्राइस से कम 300-400 रुपए कम ही उनकी फसल जो है वो
बिकती है। अब जैसे मैं बाजरा की बात करूं तो पिछले साल ही बाजरा का जो प्राइस था वो कम से कम 1 से 1,500 रुपए, 1000 से 1200 रुपए कम पर उसकी खरीद हुई थी। जो आपका एमएसपी था उससे भी आपका 1200 रुपए कम। अब मैं हरियाणा का एग्जांपल लेता हूं, हरियाणा का उदाहरण लेता हूं, तो आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक स्कीम लागू की गई थी जिसका नाम है भावांतर भरपाई योजना, जिसके अंतर्गत अगर कोई किसान कम दाम पर फसल बेचता है तो उसका जो बाकी रिमेनिंग भाग होता है वो किसान को गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एमएसपी था आपका 100 रुपए और किसान ने उस फसल को 80 रुपए पे बेच दिया तो 20 रुपए सरकार देगी। तो यहां पर क्या हुआ कि जो बाजरे की फसल 1000 से 1200 रुपए में बेची, 1200 रुपए कम पर बेची गई, तो उस केस में क्या होता है कि आपका गवर्नमेंट जो है उन किसानों को केवल 300 रुपए से ही आपका जो है आपका काम चलाने को बोलती है कि 300 रुपए ही आपको कम दिए जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि यहां पर अगेन किसानों के साथ धोखा हो गया। अब स्कीम भी चलाई गई और उसमें जो है केवल इतना प्राइस भी कम दिया गया। अब यहां पर सबसे बड़ी समस्या कहां आती है? तो सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि आज पंजाब और हरियाणा, जैसे पंजाब की एग्जांपल की बात करता हूं तो पंजाब आपका अप्रोक्सीमेटली 1.5% हिस्सा है पूरे भारत के ग्लोबल का, यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया का, और देश के अंदर 30% जो आपका प्रोडक्शन होता है क्रॉप का, क्या बोला, 30% जो क्रॉप प्रोडक्शन है, 30% जो आपका यहां पर अन्न का उत्पादन है वो आपका पंजाब देता है। यानी कि 1.5% एरिया पूरे देश को कहीं ना कहीं 30% का जो खाद्य उत्पादन है वो पंजाब से आ रहा है। और पंजाब इस बड़े उत्पादन के अंदर सबसे बड़ी जो फसल उगाता है वो आपकी धान की फसल है या आपकी गेहूं की फसल है। और यहां पर सबसे बड़ी मार जो है वो किसानों को धान की फसल से पड़ रही है। कहां पर? पंजाब और हरियाणा के अंदर। तो देखो बताना चाहूंगा कि पंजाब और हरियाणा जो है वो यहां पर जैसे जैसे धान को ग्रो करवाते जा रहे हैं, यहां पर आपका पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो पूरे देश में तो समस्या है ही है ना। तो आज महाराष्ट्र में है ना कहीं चेन्नई में है, मतलब बहुत सारी समस्या है, राजस्थान में समस्या है, गुजरात में समस्या है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में जहां पर पानी बहुत ज्यादा हुआ करता था, आज यहां पर पानी का लेवल जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। अब क्या है कि जैसे जैसे पानी का कम लेवल होता जा रहा है उसके साथ में ही अब बोलोगे सर किसान यहां पर आपका जो धान की फसल है उससे शिफ्ट भी हो सकता है। देखो धान की फसल जो है वो बाकी फसलों के मुकाबले अगर हम बात करें, जैसे हम आपकी दलहन की फसलों की बात करते हैं, तेल की फसलों की बात करते हैं, तो उनके मुकाबले जो धान की फसल है वो ज्यादा रेजिस्ट है, ज्यादा यहां पर रेजिस्ट है किसके अगेंस्ट में? एनवायरमेंट के अगेंस्ट में। देखो लगातार क्या होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, और ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे हमारा यहां पर एनवायरमेंट भी चेंज होता जा रहा है। कभी बहुत ज्यादा तेज आपका मतलब बारिश नहीं आती है कई दिनों तक, कई बार ऐसा होता है कि भाई आपका लगातार बारिश पड़ती रहती है, पानी की समस्याएं हो जाती है, पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। तो ये सारी समस्याएं किसान के ऊपर है। और आपको पता है कि भारत के अंदर खेती जो है वो केवल और केवल मौसम पर निर्भर है, क्योंकि किसान जो है वो सबसे बड़ी जो मार झेलता है वो मौसम की मार झेलता है और फिर झेलता है आपकी मार्केट की यानी कि मंडियों की मार। तो देखो यहां पर क्या है कि जो किसान है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब वो और कोई फसल को ग्रो करवाता है तो आज के एनवायरमेंट में, आज के क्लाइमेट में बाकी फसलों को ग्रो करवा पाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और उन सभी समस्याओं के साथ जब वो उन फसलों को ग्रो नहीं करवाता है तो वहां पर वो क्या करता है, केवल और केवल राइस को ग्रो करवाता है। अब आज जब वो राइस को ग्रो करवाता है तो वहां पर क्या हो रहा है कि आपका कहीं ना कहीं पानी का लेवल कम होता जा रहा है, तो आने वाले टाइम में समस्याएं और हो जाती है। फिर किसान आपस में लड़ते हैं, कभी हरियाणा को पानी कम दिया जा रहा है, कभी पंजाब को पानी कम दिया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर धान की फसल ही कम से कम लगाई जाए तो जो एक तो ग्राउंड वाटर आपका डिप्लीट होता जा रहा है वो बचेगा, मौसम के अंदर जो आपका, क्योंकि देखो जब आपकी राइस यानी कि धान की फसल को बोया जाता है तो धान की फसल में से दो अहम गैसेस निकलती हैं, एक आपका नाइट्रस ऑक्साइड और एक आपका मीथेन। ये दोनों गैस ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक है। और अगर हम बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड से कम 300 गुना ज्यादा खतरनाक है, और वहीं पर मीथेन की बात करें
तो ये आपका 25 गुना ज्यादा खतरनाक है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से। तो समझने की आवश्यकता है कि अगर लगातार धान की फसल को बोया गया तो देश के अंदर बहुत बड़ी भीषण समस्याएं आएंगी, और जो किसान आज पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं ये भी नहीं बचा पाएंगे। तो उस समय पर हम खाएंगे क्या, यह समझने की आवश्यकता है। तो केवल क्या एमएसपी इसका हल है, केवल एमएसपी से काम चल जाएगा? देखिए दोस्तों, यहां पर एमएसपी से ही केवल काम नहीं चलेगा। लगातार अगर हम बात करें नेताओं की, तो इन नेताओं ने केवल बरगलाने का काम किया है। इन नेताओं ने अपने अपने टाइम पर आने के बाद देश के किसानों के साथ छल करने का काम किया है। इन देश के किसानों को केवल बरगलाया है और इनको एमएसपी नाम का एक प्रलोभन दिया गया है, बल्कि यहां पर बहुत सारे चेंजेस की आवश्यकता है। अंत में मैं पूरा आपके साथ ब्यौरा बात करूंगा कि कैसे इनको चेंज किया जा सकता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो आपका एमएसपी ये दिया जा रहा है, इस एमएसपी के साथ क्या वाकई में आपका प्रोडक्शन किया जा सकता है? तो देखो, समझने की आवश्यकता क्या है कि यहां पर पूरा का पूरा जो एमएसपी का खेल है, अब ये एमएसपी जब जो है कहीं ना कहीं ना दिया जाए, देना चाहिए बाद की बात है, लेकिन जो किसान मंडियों में फसल बेचती हैं, अब इन मंडियों को भी कहीं ना कहीं याद होगा जब आपका गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था, 3 कानून आए थे, तो उनमें से एक कानून था कि किसानों को हम आपका क्या करते हैं, ओपन व्यापार में लेकर आते हैं। तो देखो, ओपन व्यापार का मतलब क्या होता है कि इन मंडियों को खत्म करना, इन मंडियों को डिसॉल्व करना, और कहीं ना कहीं किसानों को आपका कॉर्पोरेट के साथ, ट्रेडर के साथ डायरेक्टली जो है कांटेक्ट करवाना और उसमें बिचौलियों को खत्म करना। तो दोस्तों, इस जो आपकी कवायद है, इस कवायद का कहीं ना कहीं इस मुहिम का सबसे बड़ा जो मार झेली है वो बिहार ने झेली है। बिहार ने क्या किया, 2006 के अंदर आपका जो है एक जो एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होती है, जहां पर आपका किसान अपनी फसल बेचते हैं, तो जो मंडियां हैं किसानों के लिए, तो उन कृषि मंडियों को बिहार ने 2006 में खत्म कर दिया था। तो उस 6 में खत्म करने के बाद आज बिहार के अंदर बिचौलियों की कमी नहीं है। यहां पर हम लोग बोलते हैं ना कि बिचौलियों को खत्म कर दिया जाएगा एक प्रकार से। तो देखो, ओपन मार्केट का सिस्टम जो डिसीजन लेकर आया था वो बिहार लेकर आया था 2006 में, और आज बिहार के किसानों की हालात हम लोग देख सकते हैं। बिहार के किसानों के पास पंजाब और हरियाणा के किसानों से भी ज्यादा जमीनें हैं। वहां की आपकी दोमट मिट्टी होने के बावजूद भी, वहां पर अच्छे रिसोर्स होने के बावजूद भी आज वहां के गरीब मजदूर किसान दूसरे राज्यों में जाने के लिए, दूसरे राज्यों में जाकर अपना गुजारा चलाने के लिए, वहां पर लोगों के लिए, लोगों के जो आपके कहते हैं ना कि एक प्रकार से श्रम का काम करने, लेबर का काम करने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि वहां पर उनकी जो नीतियां थी वो खराब हुई। अब देखो, बिहार का जो एक्सपीरियंस था उसमें क्या है, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या यहां पर है कि इवन दो वहां पर वेट से लेके, उनके तुलाई से लेके, उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट, उनका जो प्राइस लेवल, आज वहां का किसान जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें तो मार्केट का प्राइस अगर 1000 रुपए है तो वहां का किसान 200 रुपए या 400 रुपए ही पा पाता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आधा प्राइस भी उनको नहीं मिलता है। तो फसल देखो, अच्छी खासी फसल होती है मक्के की बिहार में, लेकिन बिहार के फार्मर को केवल आपका वहां पर 0.5% फार्मर होंगे जो बड़े फार्मर हैं, उनको बड़ी मंडियों में शायद अच्छा दाम मिल जाता होगा। लेकिन कभी भी अगर बिहार के गरीब मजदूर जो आपके भूमिहीन किसान हैं उनसे बात करके देखना, आपको पता चलेगा कि उनको आधा दाम भी नहीं मिलता है, और इस वजह से उनको शोषित, क्योंकि देखो, जब किसान को किसी को भूख मिटेगी तभी तो वो बात करेगा ना यार। देखो, आपको एक सिंपल सी बात समझनी चाहिए कि यहां पर आपका जो है किसानों की बात को लेकर आपका कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी ने भी बोला है, कहीं ना कहीं आपका जो है चौधरी छोटूराम जी ने बोला है, जो बड़े किसान नेता हुए हैं उन्होंने भी बोला है। तो चौधरी छोटूराम जी ने तो यहां तक कहा था कि ए भोले किसान मेरी 2 बात मान ले, एक बोलना सीख ले और एक अपने दुश्मन को पहचान ले। तो यहां पर बोलना सीखने की आदत तो तब डालेगा ना किसान जब उसका पेट भरेगा। उस बेचारे का पेट ही नहीं भर रहा है तो वो अपने घर परिवार को चलाने में बिजी है, व्यस्त है। और इसी वजह से जहां पर अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए ये जो ओपन मंडी का सिस्टम है वो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा है, और महाराष्ट्र के अंदर आज सबसे ज्यादा किसान सुसाइड कर रहे हैं। आपको पता है आज देश के अंदर हर रोज 4-5 किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। 2016 के बाद गवर्नमेंट का कोई भी डेटा नहीं आया जिसके अंदर किसानों की आत्महत्याओं का कोई अलग से रिकॉर्ड हो। उससे पहले हमेशा ये रिपोर्ट आती थी सीएनबीसी के द्वारा, लेकिन 2016 के बाद ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। और अगर
आप यहां पर रिसेंटली, कम से कम 3-4 दिन पहले की बात है, अगर आप द हिंदू का अगर आर्टिकल किसी ने पढ़ा है तो शायद आपका दहल जाएगा दिल कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर एक महिला अपना दुख दर्द सुनाती है कि किस प्रकार से एक कर्ज के अंदर मेरे पति ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली और दूसरा बेटा अभी बाकी सारी जमीन बेचकर जो है दिहाड़ी करने के लिए मजबूर है। तो समझिए इन सब चीजों को, यहां पर किसान को लगातार खत्म किया जा रहा है, किसान को बिल्कुल अंत किया जा रहा है। और कैसे किया जा रहा है? इसमें केवल एक दमनकारी नीति नहीं है, बहुत सारी नीतियां शामिल है। और यहां पर आपका जिस दिन व्यापारी केवल डायरेक्टली किसान का काम करेगा, उस दिन समझ लेना कि आपके लिए सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि जिस प्राइस पर आप लोग परचेज आज कर पा रहे हो उससे बहुत महंगा दाम आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एमएसपी दे देना चाहिए, सारी मांगे मान लेनी चाहिए। कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों को एनालाइज करना चाहिए। आज मार्केट को अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता है, किसानों की जो व्यवस्था है उसको समझने की आवश्यकता है, और ना कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को भी वर्क करना पड़ेगा। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो आपका किसानी है वो कहीं ना कहीं आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो यहां पर बहुत सारी चीजें समझने की आवश्यकता है, बहुत सारी नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। कम से कम 10 साल लग जाएंगे किसानों की व्यवस्था को सही करने में, अगर आज से भी स्टार्ट किया जाए। देखते हैं, तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि किसान जो बिहार के हैं वहां पर कम प्राइस उनको मिल दिया जाता है, वहां पर एपीएमसी का कोई कानून लागू नहीं है, एपीएमसी कंप्लीटली डिसॉल्व कर दी गई है। उसके साथ में आपका पंजाब और हरियाणा के साथ अगर कॉन्ट्रास्ट करके देखा जाए तो पता चलेगा कि किसान जो वहां के हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, नए कानूनों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनको किसी प्रकार से भी आपका जो एमएसपी है उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। इवन दो बहुत सारे स्टेट तो ऐसे हैं वहां पर उनको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। और जब तक नॉलेज नहीं होगी वो किसान कैसे अपनी आवाज को उठा पाएगा, कैसे वो अपनी बात को रख पाएगा, ये बताइए। जब तक आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आज तो फिर भी डिजिटल इंडिया है, लेकिन डिजिटल इंडिया के जमाने में भी किसान के पास सही जानकारी नहीं है। किसान के पास आप बोलते हो ना एमएसपी, दोस्तों आपको एक बात बताता हूं, आप सबको कम से कम पता होगा कि मेरे को अगर मैं इस प्रकार का सर्टिफिकेट बनवाऊंगा तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा। तो उस प्रकार से किसानों के लिए इतनी स्कीम है, इतने प्रकार की जो है आपकी स्कीम लागू की गई है, लेकिन किसान को यह भी नहीं पता कि मैं किस स्कीम से ज्यादा फायदा ले सकता हूं। आजकल अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो स्कीम का फायदा ले रहे हैं वो बड़े वर्ग के जो किसान हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि पंजाब और हरियाणा के अंदर सारे किसानों को बेनिफिट मिल रहा है, नहीं, पंजाब और हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि मार्जिनल है। मार्जिनल का मतलब होता है जिनकी 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि के मालिक हैं, और उनको अपना रोज पेट काटकर अपने घर की जीविका को चलाना पड़ रहा है, उनको अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, उनको स्वास्थ्य की भी बातें करनी है। सब लोग बात करते हैं एमएसपी की, लेकिन कोई बात नहीं करता किसकी, जो एमएसपी से पहले किसान अपनी इनपुट कॉस्ट लगाता है उसके ऊपर। दोस्तों ये जो इनपुट कॉस्ट है ना, आप एक बात बताइए, डीजल का प्राइस जो है वो कहां पर आपका 10 रुपए 15 रुपए था, वो आज आपका कितना हो चुका है, 100 रुपए पहुंच चुका है। जो आपका यहां पर पेस्टिसाइड जो था वो 100 रुपए में मिलता था, वो आज 2000 में पहुंच चुका है, 1000 रुपए में पहुंच चुका है। जो आपका यहां पर किसान को अगर हम ट्रैक्टर की बात करें तो जो ट्रैक्टर 3 लाख 4 लाख का आता था आज वो 10 लाख तक पहुंच चुका है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमने बात कर दी कि एमएसपी इतना बढ़ गया। अरे एमएसपी तो आपने बढ़ाया, लेकिन इसके साथ जो फार्मर के लिए इनपुट कॉस्ट है, जिस चीज को किसान परचेज करके वो चीज उगाता है, जो चीज बनाता है, वो आपका सबसे बड़ी कॉस्ट उसको झेलनी पड़ रही है। ये कॉस्ट भी तो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी ना, तब जाकर ही तो आपको असली समझ में आएगा। अगर आप सोच के देखिए कि मैं अगर यहां पर पढ़ा रहा हूं और मैं पढ़ाते पढ़ाते मैंने जब डिजिटल आपका बोर्ड लिया तो यहां पर पहले एक व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, वो कितने का आता है, मैक्सिमम 1000 1500 2000 का आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर मेरे को 1 लाख रुपए लगाना पड़ा, तो अब इसके ऊपर 1 लाख लगाऊंगा तो मैं कहां से लेकर आऊंगा, डेफिनेटली मेरे को कहीं ना कहीं कुछ अरेंज करना पड़ेगा। तो वही बात यहां पर है, किसान को अगर अपनी इनपुट कॉस्ट के ऊपर पूरा प्राइस अगर नहीं मिलेगा, मार्केट में जब तुम देखते हो कि भाई आपका दाल का प्राइस इतना मिल रहा है, तो वो प्राइस किसान को नहीं मिल रहा है। आपको समझना चाहिए यहां पर किसान को उसका आधा भी जिस दिन मिल जाएगा ना, उस दिन किसान जो है वो आपसे कभी भी सड़क पर आकर भीख नहीं मांगेगा। तो वो आज भी भीख नहीं मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है।
वो अपने हक की बात कर रहा है, क्योंकि रीजन क्या है, हम जिस प्राइस को पे कर रहे हैं उसका अगर आधा भी किसान को मिलेगा, हम लोग जो दाल परचेज करते हैं, कभी भी जाकर देखना स्टोर के अंदर जो एक्चुअल दाल का प्राइस है और उसके बाद किसान से मिलना जाकर कि क्या आपने इसको इस दाम पर बेचा था, तो आपको पता चलेगा कि उसको तो आधा भी नहीं मिला था। अभी रिसेंटली किन्नू के आपने सुना होगा, पंजाब के अंदर बहुत सारे किसानों ने किन्नू जो है आपका किन्नू कंप्लीटली क्या कर दिया था, सड़कों पर फेंक दिया था। और ये जो किन्नू सड़कों पे फेंका, इसका प्राइस यहां पर उनको दिया जा रहा था 5 रुपए 2 रुपए, और आपने मार्केट से जो परचेज किया होगा कम से कम 40 रुपए 30 रुपए में परचेज किया होगा। तो सोच के देखिए 30-40 रुपए और कहां पर 5 रुपए, तो उसको 5 रुपए मिल रहे हैं। और अगर ये डिफरेंस को देखा जाए तो यहां पर कौन खत्म करेगा, तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, जो आपका वहां की गवर्नमेंट है उनकी भी जिम्मेदारी है, ये केवल सेंटर की भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यहां पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट सब एक दूसरे के साथ एक ही थड़ी के चट्टे बट्टे हैं, कोई यहां पर कम नहीं है। समझने वाली बात ये है। दूसरी बात अगर हम करें तो ना केवल किन्नू, अभी लहसुन का प्राइस आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा कि जो गार्लिक का प्राइस है अभी मार्केट के अंदर कितना है भाई साहब, 450 रुपए है। लेकिन आपको पता है किसान ने जब उसको मार्केट में बेचा था ना, जब किसान की फसल उगी थी और किसान ने उसको हार्वेस्ट करके मार्केट में बेचा था, उस समय किसान को 10 रुपए भी नहीं मिले थे। आपको सच्चाई है ये, हमारे खुद के जो फार्मर है उनके अगर हम बात करें, मैं उनसे मिलता हूं, उनसे बातें करता हूं, तो सब बातों को पता चलता है 10 रुपए भी उनको नहीं मिले थे, और आज 450 रुपए में तुम लोग परचेज कर रहे हो। ये किसकी बदौलत है, ये किस चीज की बदौलत है, समझ के देखिए। तो यहां पर अगर किसान को यहां पर इसका प्राइस अगर 30 रुपए भी मिल जाता, तो मैं गारंटी देता हूं कि जो प्राइस है वो कभी भी इतना नहीं बढ़ता। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर 30 रुपए में अगर मिलता तो डेफिनेटली फार्मर उसको आने वाले टाइम में और ग्रो करेगा। और जब बाकी फसलों पर, यहां पर यही तो रिक्वायरमेंट है कि यहां पर क्या किया जा रहा है, सेम एक ही फसलों के ऊपर बार बार सेम प्राइस दिया जाता है, और गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है, और कोई आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस की तरफ से कोई लीगल गारंटी नहीं है, और जिसकी वजह से किसान आपका सफर करता आ रहा है। ठीक है, तो समझो इन बातों को। तो यहां पर क्या है आपका, ये पूरा जहां से मैंने लिया था बिहार का पूरा रिपोर्ट 2006 वाला, अगर हम बात करें उसके बाद, तो अभी रिक्वायरमेंट क्या है, तो मतलब इसको बदला कैसे जा सकता है, तो देखो आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को। लास्ट आपका कंक्लूड कर रहा हूं, 10 मिनट की बात है, सुनिएगा ध्यान से। देखो क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि आपका जो अनमीटर्ड सप्लाई है पावर की, उसको कम किया जाए। तो ये आपका एक जो है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पूरा एक आर्टिकल था, उसमें से ही मैंने कुछ चीजों को उठाया है और उनके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। जैसे पंजाब के अंदर अगर हम बात करें, पंजाब का एग्जांपल लेता हूं, तो एक तो जो अनमीटर्ड सप्लाई है, मतलब लगातार आपका बिल्कुल फ्री कर देना, ये गलत बात है। पूरा का पूरा बिजली का बिल फ्री करना गलत बात है। केवल जो कम आपके भूमिहीन किसान है, 5 एकड़ तक जिन किसानों की जमीन है, उनको ही आपकी 5 एकड़ तक की या कह सकते हैं 5 से 7 एकड़ तक क्या करना चाहिए, उनको फ्री बिजली आप लोग दे सकते हो। और उनको केवल एक ट्यूबवेल की कवायद हो, या फिर एक ट्यूबवेल पर ही आपकी बिजली फ्री मिलनी चाहिए। बाकी अगर 2 ट्यूबवेल है 3 ट्यूबवेल है तो उनके ऊपर बिजली फ्री नहीं मिलनी चाहिए। उसके साथ में अगर हम बात करें तो सब्सिडी दी जा रही है, तो सब्सिडी उन किसानों को दी जानी चाहिए जिनके पास एडवांस इक्विपमेंट लगे हुए हैं, या फिर यूं कह सकते हो कि भाई जो आपके ड्रिप इरिगेशन वगैरह को फॉलो करते हैं, ताकि आपका पानी कम से कम वेस्ट होगा। नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए आपकी कवायद करनी चाहिए। देखो दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम लगातार बात करें, देखो यहां पर कोई कम नहीं है, ना तो मोदी जी कम है, ना कांग्रेस कम है, ना आपका यहां पर आम आदमी पार्टी कम है, ना कोई और आपके जो क्षेत्रीय पार्टी है वो कम है। सब पार्टियां क्या करती है, हर महीने अगर हम बात करें, जैसे अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में हर दिन का 2 करोड़ रुपए की कॉस्ट है एक आपके विज्ञापन के ऊपर। और अगर मैं मोदी जी की बात कर दूं तो उनका तो मतलब कोई हिसाब ही नहीं है, मेरे को लगता है 2 करोड़ की उनकी ड्रेस ही आती होगी, ये फंडा है। तो आज अगर हम बात करें तो कोई बोल देगा कि भाई उनके पास तो संपत्ति नहीं है। अरे यार, संपत्ति का क्या करना है, मुझे एक काम करो, मुझे 1 रुपया कोई मत दो, और मुझे हर रोज कम से कम 1 करोड़ की गाड़ी में बैठाओ, और मेरे को रोज मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छे अच्छे मेरे फोटो शूट करो। मैं क्या करूंगा जमीन का, मुझे बताओ ना। मेरे को जो खाना है वो मेरे को मिल रहा है, मेरे को जो पहनना है वो मिल रहा है, मैं क्या करूं, मुझे ये बताओ। अगर मैं इस प्रकार से रहने लग जाऊं तो मुझे जमीन का करना क्या है, मेरे नाम पे जमीन है, कुछ रुपया मत करो।
तो फंडा यही है ना, अगर यहां पर नेता लोग, केवल किसी एक मोदी जी की बात नहीं हो रही है, हर किस नेता की बात हो रही है। कोई भी नेता अगर एक बार नेता बन जाता है वो पूरे जिंदगी भर ऐश करता है, उसके बेटा बेटी सब लोग उसी राजनीति में घुसे चले जाते हैं, लेकिन किसान आपका लगातार मर रहा है और मीडियम फैमिली का आदमी उसको उलझाया जा रहा है। कभी उसको बोला जा रहा है कि तुम टैक्स पे करते हो, उसके मजे किसान ले रहा है। ऐसा नहीं है, या तो आज देश में मजे में है एक आपका नेता, या दूसरा देश के अंदर मजे में है व्यापारी। ये दो ही लोग आपके मजे ले रहे हैं। चाहे कहीं भी चले जाओ तुम लोग, मीडियम यानी कि जो मध्यम वर्ग का परिवार है वो आज भी पिस रहा है, कल भी पिस रहा था और आने वाले टाइम में भी पिसेगा, अगर वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेगा, अगर वो अपनी आवाज को नहीं खड़ा करेगा। यहां पर हो सकता है कि बहुत सारे लोग गलत बोलेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हजारों गलत बार बोलो, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि जब तक तुम लोग अपनी आवाज को नहीं उठाओगे, वो कहते हैं ना कि हम सबसे बड़ी समस्या यही है, आज हम लोग जो है अपनी बात को कहने के लिए कहीं ना कहीं डर रहे हैं। हम 100 बार सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, जब तक यही सोचोगे ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप जब तक गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आओगे तब तक आपको गुलाम बनाया जाएगा। पहले भी 2000 साल तक हम लोग गुलाम बने रहे थे, आने वाले टाइम में भी हम इन काले अंग्रेजों के गुलाम बनकर रहेंगे। तो हमें अपनी आवाज, क्योंकि कम से कम आपके नेता जो आपके पास में आते हैं, जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछो कि हम आपको वोट किस नाम पर दें। आपने मुझे रोजगार दिया, आपने मुझे किसानों के लिए एमएसपी दिया, आपने मुझे ये चीज दी, अगर दी तो उनको वोट दीजिए। आपने एजुकेशन दिया, आपने हेल्थ दिया, आपने स्वास्थ्य दिया, आप बात करिए और जो इन चीजों की बात करेगा हम उनको वोट देंगे। और जब तक आपको अपने वोट की कीमत नहीं पहचान में आएगी तब तक यही हालात रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहां पर क्या कर सकती है कि आपका जो एमएसपी दिया जा रहा है उसको पैडी पर यानी कि कम दिया जाए और बाकी फसलों पर ज्यादा किया जाए। कम से कम यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैडी के ऊपर आप लोग कम कर सकते हो। किसान भी पैडी को ग्रो नहीं करवाना चाहता, बाकी फसलों को ग्रो करवाना चाहता है, लेकिन बाकी फसलों के ऊपर आप एमएसपी अच्छे से दो, उनको गारंटी दो। और उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो उस जो एमएसपी को दिया जा रहा है वो एमएसपी यहां पर आपका कम से कम आईसीआर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ प्लान मिलाकर, और जो बाकी फसलें उनको किस प्रकार से प्रोडक्शन में इंक्रीज किया जा सकता है, किस प्रकार से वहां पर आपका जो देखो यहां पर आपका जो पैडी और वीट है उसका प्रीमियम बंद कर दो। आप प्रीमियम दो कि हम 100% प्रीमियम करेंगे। प्रीमियम मतलब जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो प्रीमियम पे करो इंश्योरेंस स्कीम के अंडर में, पैडी को रिप्लेस कर दो, पैडी को बंद करो और बाकी जो फसलें हैं उनके लिए देना स्टार्ट कर दो। आप पर्ल मिलेट के लिए दे दो। आपने यहां पर लगातार किसान को अन्नदाता बोला है और लगातार आप 2023 से जो है कवायद लेकर बैठे हो कि भाई हमारा देश जो है वो मिलेट प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहा है। तो मिलेट प्रोडक्शन को प्रमोट अगर आप कर रहे हो तो आप सिंपल सी बात है मिलेट के ऊपर एमएसपी को फिक्स कर दो और मिलेट के लिए यहां पर 100% प्रीमियम पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसान उसको ग्रो करवाएगा। और यहां यह भी ध्यान करो कि जो आपका अल्टरनेटिव क्रॉप को ग्रो करवाएगा यहां पर डिसाइड करो कि उन क्रॉप के लिए उनके साथ साथ में उनको यहां पर अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को चूज करता है तो कम से कम 10 से 12,000 रुपए पर एकड़ दिया जाएगा, कम से कम 5 एकड़ के लिए। लिमिट लगा दो ना, कोई जरूरी थोड़ा ना कि आप मतलब 10 एकड़ है तो 10 एकड़ लगाओ। मिनिमम 5 एकड़ के अंदर अगर आप शिफ्ट करते हो तो हम आपको 10 से 12,000 रुपए पर एकड़ देंगे। तो किसान क्यों नहीं ग्रो करेगा? किसान को कम से कम फायदा होना चाहिए। अगर फायदा होगा तो वो क्यों नहीं ग्रो करवाएगा? क्योंकि आने वाले टाइम में ना कि केवल हम सब लोग जूझेंगे, बल्कि किसान ही नहीं जूझेगा, तुम लोग भी जूझोगे, हम सब लोग जूझेंगे। तो आपका गवर्नमेंट, आज तो ये नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा किसानों के साथ आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। आज उनको मारा जा रहा है और आज उनको कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है, तो रिक्वायरमेंट है इस चीज को समझने की। दूसरी बात करूं तो कहीं ना कहीं जो आपका पानी है उसके ऊपर जो बहुत बड़ा बवाल होता है पंजाब में, हरियाणा में, तो उसको कहीं ना कहीं सोल आउट किया जाना चाहिए। कहते हैं ना कि मुद्दे हर प्रकार के सोल आउट हो सकते हैं। पंजाब आज भी हरियाणा को छोटा भाई मानता है, तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये जो मुद्दे हैं, वो लड़ाई जो है वो नेताओं की है, वो किसी प्रकार से किसान की नहीं है। अगर किसान को अच्छे से संतुष्ट किया जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया जाएगा, तो उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कहां पर क्या दिया जा रहा है। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि कहां पर हम लोग लैग कर रहे हैं। तो लैकिंग जो हो रहा है वो केवल और केवल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। क्योंकि देखो यार, आपको समझना पड़ेगा कि बड़े बड़े नेताओं ने, जैसे अगर हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह जी को आज जो है यहां पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया, हम सब लोग खुश हैं। लेकिन उन्होंने बोला क्या है, उनके विचारों पर तो विचार करो।
कम से कम शर्म तो यहां पर करनी चाहिए ना आपको। क्या है आपका कि किसानों की दशा सुधारिए, देश अपने आप सुधरेगा, देश की हालात सुधरेगी। आज देश जो है गर्त में जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है कि किसानों की हालात गर्त में है। दूसरी बात है, किसान इस देश का मालिक है लेकिन अपनी ताकत को भूल चुका है। चौधरी चरण सिंह ने यही बात बोली थी। तो अपनी ताकत को पहचानने की आवश्यकता है, किसानों को अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है, और जब तक नहीं पहचाना जाएगा तब तक इसी प्रकार से हम लोग गर्त में जाएंगे। और अगर हम बात करें चौधरी किसकी बात करते हैं तो छोटू राम जी की। क्या बोलते हैं किसान मसीहा दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी? बोलते हैं कि ए भोले किसान दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले और दूसरा दुश्मन पहचान ले। तो यहां पर यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज किसान बोलना सीख चुका है। किसान अंग्रेजी बोल रहा है तो प्रॉब्लम है, किसान गाड़ी में आ रहा है तो प्रॉब्लम है। तो किसान नंगा घूमे क्या? किस प्रकार से किसान को घुमाना चाहते हो आप लोग? किसान को केवल मिट्टी में लिपट देखना चाहते हो? किसान भी गाड़ी में चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी आवाज उठाने के लिए काबिल नहीं है। छोटा किसान बार बार नहीं आ सकता क्योंकि छोटे किसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो किसान अपनी आवाज को उठाने के लायक नहीं है। वो अपनी आवाज को उठाने के लिए, अपने घर से निकलने के लिए सबसे पहले उसको खाना चाहिए, अपने बच्चों के लिए खाना चाहिए। और जिस दिन उसका पेट भर गया उस दिन समझ के चलना कि वो आवाज भी उठाएगा, वो बात भी करेगा। और दूसरी बात करें तो किसानों को लोग अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि वह अन्न खाता भी है या नहीं। जो कमाता है वही भूखा रहे तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आज ये वाकई में गर्व की विषय है कि आज जो किसान कमाता है, जो खेत में काम करता है, वो देश के अंदर भूखा रहता है। उसको वो सब चीजें भी नहीं मिलती जिस चीज को वो कमा रहा है। तो दोस्तों ये गंभीर विषय है, ये कोई छोटा विषय नहीं है, सबको समझना चाहिए। मैंने बहुत सारे फैक्ट और तथ्य आपके सामने रखे हैं, इनको समझो कि किस प्रकार से बातें की जा रही है। और यहां पर ये कोई मेरे डेटा नहीं है, अगर आप इन डेटा को समझोगे तो पता चलेगा कि सारे के सारे गवर्नमेंट के हैं। और किसान ना कि केवल यहां पर नेताओं ने, बल्कि हर बार प्रॉमिस किया कि हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन क्या वाकई में किसानों को सब कुछ मिला? क्या किसानों को वाकई में वो कुछ दिया गया जिसकी वो रिक्वायरमेंट कर रहे थे? क्या किसानों को वो डिमांड की गई वो मिली? नहीं। तो आज हम लोग आंदोलन